नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम प्राइवेट बैंक के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है जी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है और ये वैसी सारी सर्विस देता है जो आपको और कोई बैंक्स देते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस और सरकारी में एसबीआई वगैरह, जो भी मतलब आप जो भी सर्विसेज देखते हैं ये सारी वही सर्विसेज देते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, आप अगर कहीं भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो पैसे डूबने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा, पर पैसे बनने के चांसेस उतने ही कम होते हैं अगर आप बिना स्टडी के और कुछ भी किसी के कहने पे भी लगा देंगे तो पैसे। तो आपका एक तो व्यू क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं कितने टाइम के लिए लगा रहा हूँ, और आपका शेयर का जो चुनाव है वो अच्छा होना चाहिए। पैसे भले ही ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक ब्लॉक समझ रहे हैं ना, ब्लॉक मतलब रुक जाए, बढ़े ना, पर ऐसा भी ना हो जाए कि भाई हम बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें और कंपनी आके ख़त्म हो जाए या नुकसानों में चले जाए, जो भी है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो शेयर आपके सामने लगा हुआ है ये सारी वही सर्विसेज देता है जो एक आम बैंक देता है, और ये उनसे उस तरीके से डिफरेंट है कि इनकी जो वर्किंग है वो धीरे 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 अब और प्रॉफिट में आती जा रही है, क्योंकि किसी भी बैंक को मारता है वो मारता है उसका एनपीए। और जिस बैंक का एनपीए कम होता चला जाएगा वो अपने आप सुधरता चला जाएगा। आप देख सकते हैं इनके पास इतने कस्टमर हैं, 16 लाख दिखा रहे हैं, 1351 इनके आउटलेट हैं, 1360 के आसपास ही लगभग इनकी एटीएम है। और ये 1300 ब्रांचेस होना कोई अपने आप में छोटी चीज़ नहीं है, ये बड़ी बात है। हर तरीके का लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बैंक का काम ही है लोन लेना और एडवांसेस लोगों से जमा करना, मतलब कि डिपॉजिट्स लेना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये इस बैंक का बिजनेस है। आप ये देखिए कितने तरीके के इन्होंने लोन लगा रखे हैं। आप पढ़ के भी आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे पढ़ने में, समझने में सारा का सारा कि इतने सारे लोन कोई बैंक कैसे देता है। तो ये सब तो इनका व्यापार का तरीका है। हम चलते हैं इनके थोड़े से नंबर पे। ये मैंने आपको उनकी वेबसाइट दिखा दी है कि इस पर क्या काम चल रहा है जी, किस तरीके का शेयर है। 131 रुपये का इसका भाव है, 144-143 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। और अगर मैं मार्केट कैप देख लूँ तो 27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि अपने आप में डिसेंट नंबर है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर मुझे ये लगती है कि ये डिविडेंड यील्ड वाला शेयर है, मतलब डिविडेंड देने वाला शेयर है। कंपनियां बहुत सारी होती हैं जो प्रॉफिट कमाती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती, लेकिन वो कंपनियां भी होती हैं जो डिविडेंड पे ही ध्यान देती हैं और कहती है कि नहीं, हमारे शेयर होल्डर्स का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो डिविडेंड यील्ड है इसके अंदर। और अगर मैं आर ओ सी ई देख लूँ तो लगभग लगभग 9.5% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देख लूँ तो 18% के हिसाब से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है, तो जो कि एक नॉमिनल या डिसेंट सा नंबर है। बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन वैसे बहुत बुरा भी नहीं कह सकता। आप देख सकते हैं आर ओ ई ही मेरी सुधर रही है, धीरे 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 सुधर रही है। नेट एन पी ए मेरा घट रहा है, यही बैंक की जो जान है वो यही है। आप ये देखिए, पहले मेरा इतना का नुकसान था, वो और नुकसान कम हुआ, वो और नुकसान कम हुआ। ये वो लोग हैं जो पैसे नहीं दे पाए बैंक को, तो बैंक का पैसा तो मर गया ना। तो ऐसे करते 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 जैसे ही बैंक इसको ज़ीरो पे या ज़ीरो के आसपास जितना ले आएगा, उतना ही बैंक के लिए फ़ायदा है, उतना ही बैंक के लिए फ़ायदा है। किसी भी बैंक की जो जान है वो एनपी के अंदर खड़ी है। अब मान लो वो जैसे नीरव मोदी साहब थे, चले गए बैंक को चूना लगा के, चले गए तो भैया चले गए। अब पैसे कहाँ से लाओगे? अब वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उनके एसेट को सीज कराओ, फिर उनकी कुर्की कराओ, उसमें से पैसे निकलवाओ। वो भी पूरे नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे पूरे। ब्याज तो ब्याज जाएगा ही जाएगा, मूल भी चला जाएगा बैंक का। तो किसी भी बैंक की जान बचती है एनपी के अंदर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। पीजी रेशियो डिसेंट है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इतनी खास नहीं है, और सी आर 15.77 पर ट्रैवल कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल नंबर है। और अगर हम इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लें तो डीएस म्यूचुअल फंड के पास लगभग लगभग आधा 42% तो इनके पास ही पड़ा हुआ है। प्रमोटर के पास कुछ है ही नहीं है, प्रमोटर ने सारा शेयर बाजार में उतार दिया अपना। एफ आई के पास लगभग लगभग 28% है, और पब्लिक के पास रह गया सिर्फ 30%। तो आप ये समझ लो, ये जो बड़े बड़े घराने हैं डीआई और म्यूचुअल फंड और एफआई, मेन तो इन्हीं के पास है शेयर। पब्लिक के पास भी कुल 30% ही है। प्रमोटर ने तो रखा ही नहीं अपने पास शेयर। हालांकि ये नेगेटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि
प्रमोटर के पास अपने शेयर भी होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कल को हिस्सेदारी किसी और के पास चली जाएगी सारी की सारी। तो ये सब म्यूचुअल फंड और डीआई जो हमारे लोकल है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, ये उनके पास है सारे इसके 42-43%। और हम आगे चलते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये बेसिकली होता क्या है, जो बैंक की कमाई होती है वो इंटरेस्ट अर्न से होती है। 3442 का 3483, 3600, 4000, 4400, धीरे धीरे बढ़ाई है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ नेट प्रॉफिट देख लें तो नेट प्रॉफिट भी देख लो, 521 हुआ, 540 हुआ, 600 हुआ, 700 हुआ और 803 हो गया, बढ़ ही रहा है। और नेट एनपीए देख लें तो आप ये समझ लो, नेट एनपीए क्रॉस एनपीए पहले एक था, फिर और घटा, फिर और घटा, फिर और घटा, और अब की बार और घटा है। और ये घटता ही रहना चाहिए, जैसे जैसे घटता रहेगा बैंक अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि बैंक के पास कस्टमर की कमी नहीं होती, बैंक के पास कमी इस चीज़ की होती है कि भैया जो हमने लोन दे रखा है वो वापस आना चाहिए किसी तरीके। बैंक की अदर इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है, ये मेन इनकम थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, पर ये होता रहता है, क्योंकि कभी कभार आपके पास कस्टमर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 1362 हुआ, 1907 हुआ, 2000 हुआ, 2100 हुआ और सीधा 2500 हुआ। और ऐसे ही अगर हम मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लूँ, नेट प्रॉफिट देख लूँ, तो 878 से 1243 हो गया, 1542 हो गया, 1590 हो गया और 1890 हो गया एक तरीके से। तो आप ये समझ सकते हैं चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें घट कहीं नहीं रही हैं। और इधर देखिए, मैं आपको चीज़ दिखाने वाली दिखाऊँ, 394 से कैपिटल करी 397, 398, 399 और सीधा 420 करी, कैपिटल अपनी बढ़ाई 420 हो गई, ये पैसे इन्होंने बढ़ाए अपने शेयर में। उसके अलावा हर बैंक के पास हर बंदा चाहता है कि भैया मेरी जेब में कुछ रिजर्व पड़ा रहे। तो आप ये देखिए, रिजर्व भी इनका लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो कि किसी भी बंदे के लिए, आदमी के लिए, बैंक के लिए, संस्था के लिए एक अच्छा संकेत है कि भैया मैं अपने रिजर्व बढ़ा रहा हूँ, मेरे पैसे एक्स्ट्रा हैं, मैं बढ़ा सकता हूँ अपना रिजर्व। डिपॉजिट्स बढ़े हैं इनके यहाँ, लोगों के जो पैसे होते हैं डिपॉजिट्स बढ़े हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि भैया इसमें क्या हो रहा है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा, ये झुनझुनवाला साहब की होल्डिंग थी 955 करोड़ की दिसंबर 2022 के हिसाब से। तो ये तो हो गया इनका एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया। अब मैं आपको डे फ्रेम पे इनका चार्ट दिखा रहा हूँ। आप ये समझिए कि 200 से ऊपर ट्रेवल कर रहा है ये शेयर, और कोई भी शेयर 200 से ऊपर जब तक ट्रैवल करता है वो सेफ जोन में माना जाता है। हालांकि यहाँ से थोड़ा नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है 129 के आसपास। अगर ये इस सपोर्ट को भी तोड़ता है तो आपको 120 के भाव कहीं ना कहीं आके नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो आप वेट करेंगे, वेट करके इसका इंतज़ार करेंगे थोड़ा, और उसके बाद आप इसमें एंट्री लेंगे। आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा ही सेफ है। एक ऐसा बैंक है। और अगर मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ तो इसके जो रीसेंट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो लगभग 132 करोड़ क्रॉस होता है, तो आपको नए टारगेट नज़र आने लग जाएंगे। तो आपको थोड़ी वेट करनी है, इस पर नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो धीरे 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 आपको रिटर्न देते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं या अड़ जाते हैं कहीं। तो इन्वेस्टमेंट के रूप से बहुत अच्छा शेयर है, आप इस पर नज़र बनाए रखिए। हमेशा बैंक्स के थ्रू ही इकॉनमी के अंदर पैसा इंजेक्ट होता है। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर लाते रहेंगे और आपको और ज्ञान देने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आप भी अपना ज्ञान अर्जित करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप भी अच्छे इन्वेस्टर बन सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।